हेलो दोस्तों। तो लीजिए फिर से नई सीरीज स्टार्ट करते हैं आईआरडी सर्टिफिकेशन मॉक टेस्ट के ऊपर। और नई वीडियो पर पहला क्वेश्चंस प्रेजेंट करते हैं आपको। फर्स्ट क्वेश्चन है, एज पर आईआरडीए नॉर्म्स एन इंश्योरेंस कंपनी कैन प्रोवाइड विच ऑफ द फॉलोइंग नॉन ट्रेडिशनल सेविंग्स लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसीज प्रोडक्ट्स आर परमिटेड इन इंडिया। देखिए कि कौन कौन से प्रोडक्ट इंडिया में परमिटेड है। यूनिट लिंक्ड इंश्योरेंस प्लान और ऑप्शन दो वेरिएबल इंश्योरेंस प्लान। ऑप्शन है वन एंड टू, नाइदर वन और टू। देखिए इंडिया में दोनों तरह के प्रोडक्ट्स परमिटेड है, यूनिट लिंक इंश्योरेंस प्लान, वेरिएबल इंश्योरेंस प्लान। देखिए यूनिट लिंक इंश्योरेंस प्लान तो एक्जेक्टली म्यूचुअल फंड के प्लेटफॉर्म पर हुए कि इसकी जो पूरी इन्वेस्टमेंट की रिस्क है वो उसमें जो इंश्योर्ड है, जो फंड्स इन्वेस्ट कर रहा है, जो बंदा प्लान ले रहा है उसको वही बियर करता है। वेरिएबल लाइफ इंश्योरेंस प्लान क्या हुआ? वेरिएबल लाइफ इंश्योरेंस प्लान कंबाइंस इन्वेस्टमेंट एंड इंश्योरेंस लाइक यूलिप। दोनों का उसमें भी ऑब्जेक्टिव वही होता है, बट रिटर्न्स आर डिक्लेयर्ड बाय द इंश्योरेंस कंपनीज ऑन ईयरली बेसिस एंड आर नॉट लिंक्ड टू द स्टॉक मार्केट। बट वेरिएबल लाइफ इंश्योरेंस प्लान में जो ईयरली रिटर्न्स है, जैसे आपने देखा होगा जो बोनसेस हैं, जो कई बार परफॉर्मेंसेस के ऊपर डिपेंड करते हैं, 4%, 8%, वो SIS जो सेल्स रजिस्ट्रेशन होते हैं इसमें भी शो करते हैं। तो वो आपकी वेरिएबल लाइफ इंश्योरेंस प्लान होती है, उसकी रिटर्न्स इंश्योरेंस कंपनी सॉरी इंश्योरेंस कंपनी जो है वो एनुअली डिक्लेयर करती है। तो ये दोनों तरह के प्रोडक्ट्स इंडिया में परमिटेड हैं, यूनिट लिंक्ड इंश्योरेंस प्लान भी, वेरिएबल इंश्योरेंस प्लान भी। व्हाट डज अनबंडलिंग ऑफ लाइफ इंश्योरेंस प्रोडक्ट रेफर्स टू? तो देखिए अनबंडलिंग का क्या मतलब हुआ? किसी भी चीज को दो टुकड़ों में सेपरेट कर देना। तो देखिए हमारे पास इसका ऑप्शन है, कोरिलेशन ऑफ लाइफ इंश्योरेंस प्रोडक्ट विद द बॉन्ड्स, कोरिलेशन ऑफ लाइफ इंश्योरेंस प्रोडक्ट विद द इक्विटीज, अमलगमेशन ऑफ द प्रोटेक्शन एंड सेविंग्स एलिमेंट, सेपरेशन ऑफ प्रोटेक्शन एंड सेविंग्स एलिमेंट। अनबंडल का मतलब है कि दो जो प्रोटेक्शन एलिमेंट है और सेविंग्स एलिमेंट है प्रीमियम का, उन दोनों को सेपरेट कर देना, उसको बोलते हैं अनबंडलिंग। नाम ही सजेस्ट कर रहा है। तो देखिए unbundling of life insurance product refers to separation of protection and savings element. A unbundled life insurance policy contains a savings and investment component that the policyholder can use during his or her lifetime or pass on to the beneficiary. तो इन दोनों चीजों को, आपका प्रोटेक्शन एलिमेंट और सेविंग्स एलिमेंट को अलग करना, सेपरेट करना ही अनबंडलिंग ऑफ लाइफ इंश्योरेंस कहा जाता है। Which among the following is a non-traditional life insurance product? टर्म इंश्योरेंस, यूनिवर्सल लाइफ इंश्योरेंस, एंडोमेंट इंश्योरेंस, होल लाइफ इंश्योरेंस। तो देखिए इसके अंदर टर्म इंश्योरेंस, एंडोमेंट इंश्योरेंस, होल लाइफ इंश्योरेंस, ये आपके नॉन ट्रेडिशनल लाइफ इंश्योरेंस प्रोडक्ट नहीं है, ये आपके लाइफ इंश्योरेंस के ट्रेडिशनल प्रोडक्ट है। जबकि यूनिवर्सल लाइफ इंश्योरेंस है आपका नॉन ट्रेडिशनल प्रोडक्ट। कैसे, अब आपको इसको एक्सप्लेन करते हैं। यूनिवर्सल लाइफ इंश्योरेंस इज ए टाइप ऑफ परमानेंट लाइफ इंश्योरेंस। यूनिवर्सल लाइफ इंश्योरेंस में क्या होता है कि इंश्योर्ड पर्सन अपनी पूरी लाइफ का कवर तक कवर करता है, अपने आप को कवर रहता है, जब तक कि वो प्रीमियम्स पेमेंट करता रहे या फिर कोई और अगर ऐसी रिक्वायरमेंट है कंपनी की या पॉलिसी की तो उसको फुलफिल करता रहे और उसको कवरेज करता रहे। लाइक मैनी परमानेंट लाइफ पॉलिसीज, यूनिवर्सल लाइफ पॉलिसीज combines a savings component with the lifelong protection. When you pass away, the policy death benefit is paid to your beneficiaries. Hence, universal life insurance are non-traditional life insurance product. What is the objective behind mortgage redemption insurance? Option A, facilitate cheaper mortgage rates, provide financial protection for home loan borrowers, protect value of mortgage property, evade eviction in case of default. देखिए मोर्टगेज रिडम्पशन इंश्योरेंस का क्या मतलब हुआ कि किसी के पास मान लीजिए उसका एक घर है 1 करोड़ रुपए का और उसने किसी कंपनी से होम लोन लिया हुआ है उसके लिए। तो जो मोर्टगेज इंश्योरेंस होती है उसका मतलब ये होता है कि अगर किसी भी समय जब तक वो लोन चलता है और अगर उस पर्सन की डेथ हो जाती है तो जो रिमेनिंग लोन अमाउंट है वो फैमिली को पेमेंट ना करना पड़े, तो वो इंश्योरेंस कंपनी पेमेंट कर देती है उस कंपनी को जहां से उसने लोन लिया हुआ है। तो उसको हम बोलते हैं मोर्टगेज इंश्योरेंस प्लान और मोर्टगेज रिडम्पशन प्लान। तो आप यहां पर दोबारा इसका एक्सप्लेनेशन देख सकते हैं, बहुत सिंपल एक्सप्लेनेशन है। Mortgage redemption plan is a pure protection term insurance policy catering to insure loans. In this plan, life insured dies in the policy tenure. Lump sum assured is used to pay off the all outstanding loans and debts so that family is not liable to pay. कि अगर लोन के टेन्योर में उसकी डेथ हो जाती है
तो इंश्योरेंस कंपनी जो भी लोन की आउटस्टैंडिंग अमाउंट, जो जितना लोन बचा है, वो उस कंपनी को पेमेंट कर देता है ताकि फैमिली को उसकी पेमेंट ना करनी पड़े। उसको बोलते हैं मॉर्टगेज रिडेम्पशन इंश्योरेंस। द सम एश्योर्ड अंडर कीमैन इंश्योरेंस पॉलिसी इज जनरली लिंक्ड टू विच ऑफ द फॉलोइंग। देखिए, कीमैन इंश्योरेंस पॉलिसी किस चीज से लिंक होती है? इसमें ऑप्शन है कीमैन इनकम, बिजनेस प्रॉफिटेबिलिटी, बिजनेस हिस्ट्री, इन्फ्लेशन इंडेक्स। तो इसका बहुत सिंपल सा आंसर समझाने का कोशिश करता हूं। कीमैन इंश्योरेंस क्या हुआ? एक मान लीजिए एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है और उसमें 2 डायरेक्टर्स हैं। अब वो जो डायरेक्टर्स हैं या उनके और कोई एम्प्लॉइज हैं, वो वहां पर कीमैन हो सकते हैं अगर वो बिजनेस की उन पे बहुत ज्यादा डिपेंडेंसी हो। इसका मतलब क्या हुआ कि कीमैन कंपनी के ऐसे मैन और ऐसे लोग जिससे जिसके होने और ना होने की वजह से कंपनी की बिजनेस प्रॉफिटेबिलिटी इंपैक्ट होती है। कि अगर किसी भी उसके इतने इंपॉर्टेंट लोग, कीमैन का मतलब इंपॉर्टेंट लोग, इंपॉर्टेंट एम्प्लॉइज अगर वो नहीं रहे तो कंपनी की बिजनेस प्रॉफिटेबिलिटी पे क्या असर पड़ेगा, इसीलिए उसको बोलते हैं कीमैन इंश्योरेंस। तो देखिए, इसमें सम एश्योर्ड अंडर कीमैन इंश्योरेंस पॉलिसी जनरली लिंक टू विच ऑफ द फॉलोइंग, किस चीज से लिंक होते हैं? कीमैन इनकम से? गलत है। बिजनेस प्रॉफिटेबिलिटी से? यस, क्योंकि वो कीमैन मतलब वो इंपॉर्टेंट आदमी अगर नहीं रहा तो कंपनी की और बिजनेस की प्रॉफिटेबिलिटी डाउन हो जाएगी। इसलिए कीमैन की इंडिविजुअल इनकम नहीं बल्कि बिजनेस प्रॉफिटेबिलिटी पे डिपेंड करेगा, वो उसी से लिंक होता है। बिजनेस हिस्ट्री गलत है। इन्फ्लेशन इंडेक्स गलत है। अब देखिए, जब इंश्योरेंस लेते हैं, कीमैन इंश्योरेंस लेते हैं, तो किस चीज के ऊपर लेते हैं, ये इसका एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है हमने। जब भी एक कीमैन के लिए इंश्योरेंस ली जाती है तो उसमें इन 3 कंडीशंस दी हुई है, उसमें से तीनों में से कितना का लाइफ कवर दे सकते हैं, उसको कितना कीमैन इंश्योरेंस दे सकते हैं। वुड बी द लोअर ऑफ बिलो 3, 5 टाइम्स ऑफ एवरेज नेट प्रॉफिट ऑफ द कंपनी फॉर पास्ट 3 years, और 2 टाइम्स ऑफ द एवरेज ग्रॉस प्रॉफिट ऑफ द कंपनी फॉर द पास्ट 3 years, और 10 टाइम्स ऑफ द कीमैन्स एनुअल कंपनसेशन पैकेज। इन तीनों कंडीशन में जो सबसे कम आएगा उसके बेसिस के ऊपर ही कीमैन इंश्योरेंस दी जाती है। Mortgage redemption insurance (MRI) can be categorized under increasing term life insurance, decreasing term life insurance, variable life insurance, universal life insurance। तो देखिए, mortgage redemption insurance क्या होती है? अगर किसी ने कोई लोन लिया हुआ है, कोई प्रॉपर्टी के अगेंस्ट में लिया हुआ है, कोई होम लोन लिया हुआ है, तो जैसे जैसे टाइम पीरियड बदलता रहता है, जैसे जैसे टाइम होता रहता है, वैसे वैसे ही लोन की अमाउंट कम होती रहती है, और जैसे जैसे लोन की अमाउंट कम रहती है तो लोन का कवर, जो लाइफ कवर होता है लोन के लिए जिस बंदे ने लोन लिया होता है, वो भी कम होता रहता है। इसका मतलब क्या हुआ कि आज की डेट में किसी ने 1 करोड़ का लोन लिया है और उसने मॉर्टगेज रिडेम्पशन इंश्योरेंस लिया है, आज ही उसको कुछ हो जाता है तो उसको 1 करोड़ का जो कंपनी है जिससे लाइफ इंश्योरेंस कवर लिया है, वो उस लोन वाली कंपनी को 1 करोड़ पेमेंट करेगी। मान लीजिए कि 1 साल के बाद उस लोन अमाउंट का 1 करोड़ की जगह 90 लाख रुपए आउटस्टैंडिंग रह गया, तो नेक्स्ट ईयर फिर अगर उसकी डेथ हो जाती है तो वो जो इंश्योरेंस कंपनी है वो लोन कंपनी को 90 लाख की पेमेंट करेगी, और 5 साल के बाद बाई चांस लोन अमाउंट अगर 50 lakhs रह जाता है तो लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लोन कंपनी को 50 lakhs का पेमेंट करेगी। तो एक तरह से हम देखते हैं कि ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम ये डिक्रीजिंग इंश्योरेंस कवर होता है। तो हेंस मॉर्टगेज रिडेम्पशन इंश्योरेंस कैन बी कैटेगराइज्ड अंडर डिक्रीजिंग टर्म लाइफ इंश्योरेंस। Which of the below losses are covered under Keyman insurance? Keyman insurance में किस तरह के losses को cover किया जाता है? Property theft? No. Losses related to the extended period when a key person is unable to work. इसका मतलब क्या होगा? अगर एक कीमैन नहीं है, कीमैन का मतलब इंपॉर्टेंट पर्सन, कीमैन इंपॉर्टेंट एम्प्लॉय ऑफ द कंपनी, अगर वो अवेलेबल नहीं है और उसकी वजह से अगर बिजनेस प्रॉफिटेबिलिटी डाउन हो जाती है या उसकी वजह से बिजनेस डाउन हो जाता है और उसकी वजह से जो लॉसेज होता है उसको बोलते हैं हम। तो इसलिए इसका आंसर हमारे पास होगा बी, losses which are related to the extended period when a key person is unable to work। देखिए ऑप्शन सी जनरल लाइबिलिटी, इसके लिए कीमैन इंश्योरेंस का रिक्वायरमेंट नहीं है। लॉसेस caused ड्यू टू द एरर और ओमिशन, वो भी कीमैन का नहीं है। कीमैन इंश्योरेंस इज जनरली कि अगर वो कीमैन जो कि इंपॉर्टेंट पर्सन है वो अगर नहीं रहा, वो अगर काम नहीं कर पाया, अगर वो इसकी डेथ हो जाती है तो उसकी वजह से कितना बिजनेस फ्लॉड होगा, दैट इज कीमैन इंश्योरेंस। A policy is affected under the MWP Act if the policyholder does not appoint a special trustee to receive and administer the benefit under the policy. The sum assured under the policy becomes payable to। देखिए, पॉलिसी अंडर MWP क्या हुआ? मैरिड वुमेन प्रॉपर्टी एक्ट।
अगर उसके अंडर की गई है, और अगर कोई पॉलिसी होल्डर एक स्पेशल ट्रस्टी को अपॉइंट नहीं करता, और फिर अगर सम एश्योर्ड अगर डेथ हो जाती है, तो वो जो पेमेंट है वो किसको मिलेगी? तो वो नेक्स्ट ऑफ निन को नहीं मिलेगी। जो वो पेमेंट मिलेगी वो ऑफिशियल ट्रस्टी ऑफ द स्टेट उसको मिलेगी, इंश्योरर को भी नहीं मिलेगी, बिकॉज इंश्योरर तो कंपनी हो गई हमारी, और इंश्योर्ड जिसकी डेथ हो गई। तो जो ये अमाउंट मिलेगा वो किसको मिलेगा? ऑफिशियल ट्रस्टी ऑफ द स्टेट को मिलेगा। देखिए इसमें है महेश रन ए बिजनेस ऑन बोरोड कैपिटल। तो महेश ने एक बिजनेस रन कर रहा है और उसने कहीं से उसके लिए कैपिटल उधारी ली हुई है। आफ्टर हिज सडन डिमाइज, अब उसकी डेथ हो जाती है, तो जिससे उसने लोन लिया, उसे उधारी ली हुई है, वो उसके असेट्स को बेचना चाहते हैं, वो अपना अमाउंट उससे रिकवर करना चाहते हैं। तो विच ऑफ द बिलो असेट इज बियॉन्ड द रीच ऑफ द क्रेडिटर? तो जिससे उधारी ली हुई है उसने, वो जो क्रेडिटर्स हैं वो उसके किस तरह के असेट्स को नहीं ले सकते, या उसको होल्ड नहीं कर सकते, या वहां से अपनी अमाउंट को रिकवर नहीं कर सकते। देखिए इसमें प्रॉपर्टी अंडर महेश नेम्स, अगर महेश के नाम पर प्रॉपर्टी है तो क्रेडिटर्स यस उससे पैसा रिकवर कर सकते हैं। महेश के बैंक अकाउंट में अगर पैसा है तो जो क्रेडिटर्स जिससे उसने उधार लिया था वो उसके बैंक अकाउंट से पैसा क्लेम कर सकते हैं। थर्ड, टर्म इंश्योरेंस पॉलिसी परचेज्ड अंडर सेक्शन सी ऑफ एमडब्ल्यूपी एक्ट। बट अगर कोई महेश ने अगर कोई पॉलिसी परचेज की हुई है अंडर सेक्शन ऑफ मैरिड वुमेन प्रॉपर्टी एक्ट, अगर वहां पे कोई इन्वेस्टमेंट है और वहां एक वैल्यू बन रही है, वो चाहे 1 करोड़ 2 करोड़ कितना भी अमाउंट है, बट जो उसके क्रेडिटर्स हैं जिससे उधारी ली हुई है वो उस अमाउंट के ऊपर अपना हक नहीं बना सकते, तो वो वहां से पैसा अपना क्लेम नहीं कर सकते। म्यूचुअल फंड्स ओन्ड बाय द महेश, अगर महेश के पास म्यूचुअल फंड्स है तो वो वहां से भी पैसा अपना रिकवर कर सकते हैं। इसीलिए हम देखते हैं जो बहुत एजुकेटेड बिजनेसमैन होते हैं वो डेफिनेटली कुछ ना कुछ ऐसा टर्म लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी परचेज करते हैं अंडर सेक्शन ऑफ एमडब्ल्यूपी एक्ट, ताकि अगर कोई ऐसे क्रेडिटर्स, ताकि उनसे उनसे लोन लिया हुआ अगर वो क्लेम करें तो उस अमाउंट को जो कि उनकी फैमिली के लिए और उनकी वाइफ के लिए, वो उसके ऊपर कोई अपना क्लेम ना कर सके। Which of the below option is true with regards to MWP cases? तो MWP Act cases means Married Women Property Act. Statement 1, maturity claims checks are paid to the policy holders. Maturity claim checks are paid to the trustee. देखिए मैच्योरिटी क्लेम्स हो या इसमें डेथ क्लेम हो, जब भी ये क्लेम्स आएंगे वुमेन प्रॉपर्टी एक्ट में, तो दीज आर ऑलवेज पेड टू द ट्रस्टीज। तो देखिए इसमें ऑप्शन है ए 1:2, 2:2, बोथ 1 and 2 is true, neither 1 neither no 2 is true। तो देखिए 2 is true बिकॉज मैच्योरिटी का क्लेम आए चाहे एमडब्ल्यूपी एक्ट में, चाहे डेथ क्लेम आए, दोनों ही केस में जो पेमेंट होगी वो ट्रस्टी को होगी। Which of the below option is true with regards to MWP cases? Statement 1, death claims are settled in favor of nominees. Option 2, statement 2, death claims are settled in favor of trustees। तो जैसा हमने डिस्कस किया था, चाहे डेथ क्लेम है चाहे मैच्योरिटी क्लेम है, दोनों ही केसेस में जो क्लेम्स है वो हमेशा ट्रस्टीज को दिए जाते हैं, ताकि वो ट्रस्टीज अकॉर्डिंगली उसकी फैमिली में जो भी उसके बेनिफिशियरीज हैं उनको वो पेमेंट कर सके। Ajay pays insurance premium for his employees. Which of the below insurance premium will not be treated as a deductible as a compensation paid to the employees? देखिए दो कंडीशंस दी हुई हैं। एक एक वो है कि अपनी कंडीशन नंबर 1 कि अपने एम्प्लॉइज के लिए जो हेल्थ इंश्योरेंस कराया है उसका प्रीमियम पेमेंट करती है कंपनी। दूसरा कीमैन लाइफ इंश्योरेंस का प्रीमियम करती है विद बेनिफिट पेएबल टू अजय। देखिए इस केस के अंदर क्या है कि पहला केस है हेल्थ इंश्योरेंस विद द बेनिफिट पेएबल टू द एम्प्लॉय। अब इसको क्वेश्चन को समझना बहुत जरूरी है। विच ऑफ द बिलो इंश्योरेंस प्रीमियम विल नॉट बी ट्रीटेड एज ए डिडक्टेबल? कौन सा डिडक्टेबल ट्रीट नहीं होगा? तो इसका आंसर देखिए ओनली 2, कीमैन लाइफ इंश्योरेंस विद बेनिफिट पेएबल टू अजय। इसका मतलब है कि जो फर्स्ट की इंश्योरेंस हेल्थ इंश्योरेंस का अगर वो अपने एम्प्लॉय के लिए प्रीमियम देते हैं तो दैट विल बी ट्रीटेड एज ए कंपनसेशन, और डिडक्टेबल हो सकता है टैक्स में से, उसकी जो अपनी टैक्सेबल इनकम है उसमें से, एज ए कंपनसेशन पे टू द एम्प्लॉइज, बिकॉज वो बेनिफिट एम्प्लॉइज को पे हो रहे हैं। बट दूसरे केस में देखिए क्या है, कीमैन लाइफ इंश्योरेंस है बट बेनिफिट्स पेएबल टू अजय ही है, तो अब उसके बेनिफिट्स भी अगर अजय को मिलेंगे तो वो कंपनसेशन की तरह ट्रीट नहीं होगा और वो डिडक्टेबल की तरह यूज नहीं किया जा सकता फ्रॉम हिज टैक्सेबल इनकम। तो इसलिए जो हेल्थ इंश्योरेंस है जहां पर एम्प्लॉइज को बेनिफिट मिलेगा वही एज ए डिडक्टेबल एज ए कंपनसेशन ट्रीट किया जाएगा, हेंस आंसर इज ट्रू। The practice of charging interest to the borrowers who place their property as collateral but leaving them in the possession of the property is called। इसका सिंपल सा मतलब हुआ कि
किसी कंपनी से अगर लोन लिया है हमने, किसी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से किसी प्रॉपर्टी के अगेंस्ट में लोन लिया है, तो उस कैपिटल को लेना, उस फंड्स को बोरो करना और उस साथ को में उस प्रॉपर्टी को एज ए कोलेटरल प्लेज कर देना, बट उसका जो यूज है वो वही जिसके नाम पर प्रॉपर्टी है वो वही यूज कर रहा है, पोजीशन उसी के पास है, वो इसको यूज कर रहा है, उसको बोलते हैं मॉर्टगेज। तो मान लीजिए कि जैसे मैंने घर लिया, अब घर के लिए मैंने लोन लिया, तो घर में मैं ही रहूंगा, घर की प्रॉपर्टी के राइट्स भी मेरे पास ही होंगे, उसकी पोजीशन भी मेरे पास ही होगी, बट जो उसके पेपर्स होंगे, जो उसके जो मेरी प्रॉपर्टी होगी वो मैंने उसके नाम पर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के नाम पे ऐसे कोलेटरल दिया होगा, ताकि अगर मैं किसी भी समय अगर उसकी पेमेंट पे अगर मैं डिफॉल्ट करता हूं, तो फिर वो उस प्रॉपर्टी को बेचकर वो अमाउंट मेरा क्लेम कर सकता है जो मैंने लोन लिया है, इसलिए उसको बोलते हैं मॉर्टगेज। विच ऑफ द बिलो पॉलिसी कैन प्रोवाइड द प्रोटेक्शन टू द होम लोन बोरोवर्स? देखिए होम लोन बोरोवर्स के लिए किस तरह की पॉलिसी कवरेज दे सकती है? लाइफ इंश्योरेंस, डिसेबिलिटी इंश्योरेंस, मॉर्टगेज रिडम्पशन इंश्योरेंस, जनरल इंश्योरेंस। ये हमने काफी टाइम डिस्कस कर चुके हैं हम लोग। जो होम लोन बोरोवर्स हैं उनके लिए एप्लीकेबल होगा मॉर्टगेज रिडम्पशन इंश्योरेंस। मॉर्टगेज का मतलब क्या होता है? जब आप होम लोन लेते हैं तो आप अपने घर को मॉर्टगेज कर देते हैं, कोलेटरल में दे देते हैं, तो जैसे जैसे आपका लोन कम होता रहता है वैसे वैसे आपकी मॉर्टगेज का जो इंश्योरेंस कवर है वो भी कम होता रहता है। अगर किसी भी समय 1 साल 2 साल 5 साल जब तक आपने लोन लिया हुआ है, अगर किसी उस टाइम पीरियड के अंदर अगर कभी भी अप्लीकेंट की डेथ हो जाती है, तो जितना भी लोन आउटस्टैंडिंग होता है वो इंश्योरेंस कंपनी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन को वो लोन की पेमेंट कर देती है, ताकि जिस बंदे ने इंश्योरेंस लिया हुआ है उसकी फैमिली के ऊपर किसी भी तरह की लाइबिलिटी ना हो। इसीलिए उसको बोलते हैं मॉर्टगेज रिडम्पशन प्लान या मॉर्टगेज इंश्योरेंस प्लान। व्हाट डज ए पॉलिसी लैप्स मींस? एक पॉलिसी लैप्स होती है तो उसका क्या मतलब होता है? ऑप्शन ए, पॉलिसी होल्डर कंप्लीट्स प्रीमियम पेमेंट फॉर ए पॉलिसी, देखिए उसको बोलते हैं मैच्योरिटी। पॉलिसी होल्डर्स डिसकंटिन्यू प्रीमियम पेमेंट फॉर ए पॉलिसी, उसको बोलते हैं लैप्स। अगर कोई भी पॉलिसी होल्डर्स अगर प्रीमियम को डिसकंटिन्यू कर देता है, उसको प्रीमियम को पेमेंट नहीं करता है, तो उसको बोलते हैं कि पॉलिसी को लैप्स हो जाना। पॉलिसी अटेन्स मैच्योरिटी तो उसको बोलते हैं मैच्योरिटी। पॉलिसी इज विड्रॉन फ्रॉम द मार्केट, अगर पॉलिसी मार्केट से विड्रॉ हो गई है तो वो एक तरह से बोलते हैं कि उस मार्केट से उस पर्टिकुलर पॉलिसी को या उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट को विड्रॉ कर लिया गया है, सो दैट इट इज नॉट अवेलेबल फॉर द न्यू इन्वेस्टर। तो लैप्स का मतलब हुआ अगर कोई प्रीमियम पेमेंट को बंद करना, प्रीमियम को पेमेंट करना बंद कर देता है तो उसको बोलते हैं लैप्स पॉलिसी। हु बियर्स द इन्वेस्टमेंट रिस्क इन केस ऑफ यूलिप? देखिए यूलिप हुआ यूनिट लिंक्ड इंश्योरेंस प्लान, ये सब मार्केट स्टॉक मार्केट के ऊपर डिपेंड है, रिटर्न्स शेयर्स के ऊपर डिपेंड करता है, इसलिए इसके अंदर देखिए ऑप्शन है हमारे पास कि कौन इन्वेस्टमेंट रिस्क को बियर करता है, इंश्योरर, इंश्योर्ड, स्टेट और आईआरडी। तो जो इन्वेस्टमेंट मार्केट पे डिपेंड करती है वो इंश्योर्ड ही रिस्क बियर करता है। प्रॉफिट है तो उसका है रिस्क, लॉस है तो उसका है, अगर प्रॉफिट बहुत अच्छा है तो उसका है, अगर लॉसेस बहुत ज्यादा है तो वो भी उसका है। तो इंश्योर्ड जिसने वो इन्वेस्टमेंट की हुई है वो उसके लिए रिस्पॉन्सिबल है और वही उसकी इन्वेस्टमेंट रिस्क को बियर करता है। व्हाट डज द टर्म प्रीमियम डिनोट्स इन रिलेशन टू एन इंश्योरेंस पॉलिसी? प्रीमियम का मतलब क्या होता है? प्रीमियम का मतलब होता है प्राइस। तो देखिए यहाँ ऑप्शन है, प्रॉफिट अर्न बाय द इंश्योरर, नो। प्राइस पेड बाय द इंश्योर्ड फॉर परचेजिंग द पॉलिसी, तो यस, प्रीमियम इज द प्राइस पेड बाय एन इंश्योर्ड फॉर परचेजिंग द पॉलिसी। थर्ड ऑप्शन, मार्जिन ऑफ एन इंश्योरर ऑफ एन पॉलिसी, दिस इज रॉन्ग। एक्सपेंसेस इनकर्ड बाय द इंश्योरर ऑन ए पॉलिसी, दिस इज आल्सो रॉन्ग। तो प्रीमियम क्या हुआ? प्रीमियम इज ए प्राइस विच इज पेड बाय द person who is buying an insurance policy. Which of the below is not a factor in determining life insurance premium? देखिए इसका मतलब है कि लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम को डिटरमाइन करने के लिए एक फैक्टर कौन सा नहीं है, तो ऑप्शन है इसमें मोर्टेलिटी, रिबेट, रिजर्व, मैनेजमेंट एक्सपेंसेस। देखिए मोर्टेलिटी भी एक फैक्टर है इंश्योरेंस प्रीमियम को में कि कितने लोगों में किसकी डेथ होती है, कितने मोर्टेलिटी रेट है। रिबेट देखिए किस तरह का ना कमीशन होता है कि कमीशन की एक एजेंट अपने कमीशन में से और अपने एजेंट में से कितना किसी इंडिविजुअल को पास ऑन करता है, उसको बोलते हैं रिबेट। तो ये फैक्टर नहीं है, इवन एथिकल भी नहीं है। रिजर्व्स ये हमेशा पार्ट रहती है टू डिटरमाइनिंग लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम की कंपनी के पास कितनी रिजर्व्स हैं, उसी के बेसिस पे कंपनी इंश्योरेंस प्रीमियम भी डिटरमाइन करती है। और मैनेजमेंट एक्सपेंसेस कि कंपनी के पास जो प्लान है उनको रन करने के लिए एक्सपेंसेस कितने हैं चाहिए, उसके मैनेजमेंट एक्सपेंसेस कितने हैं, तो वो सभी एक फैक्टर डिटरमाइन करते हैं फॉर इंश्योरेंस प्रीमियम। बट रिबेट नहीं करता, बिकॉज रिबेट एथिकल भी नहीं है और एक तरह से प्रोहिबिटेड भी अंडर आईआरडी टू पास ऑन कमीशन टू द इंश्योर्ड। इससे रिबेट विच इज रॉन्ग, अनएथिकल एंड इलीगल। व्हाट इज ए पॉलिसी विड्रॉल? पॉलिसी विड्रॉल का क्या मतलब है?
ऑप्शन ए डिसकंटिन्यूएशन ऑफ प्रीमियम पेमेंट बाय द पॉलिसी, जब भी डिसकंटिन्यू होता है प्रीमियम पेमेंट उसको बोलते हैं लैप्स्ड पॉलिसी। ऑप्शन बी सरेंडर ऑफ पॉलिसी इन रिटर्न ऑफ द एक्वायर्ड सरेंडर वैल्यू, जब भी कोई पॉलिसी को हम सरेंडर कर देते हैं तो मैच्योरिटी से पहले या मैच्योरिटी के बाद तो उसको बोलते हैं पॉलिसी विड्रॉल। देन पॉलिसी अपग्रेड एंड पॉलिसी डाउनग्रेड। तो हमारे पास पॉलिसी विड्रॉल का मतलब हुआ सरेंडर ऑफ ए पॉलिसी इन रिटर्न ऑफ एक्वायर्ड सरेंडर वैल्यू। Which of the below is one of the ways of defining surplus? सरप्लस को डिफाइन कैसे करते हैं? तो जो भी एक्सेस वैल्यू ऑफ असेट्स ओवर लायबिलिटीज, तो देखिए किसी भी कंपनी के पास, किसी भी इंडिविजुअल के पास दो ही चीजें होती हैं, तो असेट्स होंगे, लायबिलिटी होंगे। तो सरप्लस होगा तो जो असेट्स है उसके पास उसकी वैल्यू ज्यादा होगी ओवर लायबिलिटीज, और अगर सरप्लस नहीं होगा और लॉसेस होंगे तो उसकी लायबिलिटी ज्यादा होंगी। तो सरप्लस इज ऑलवेज डिफाइंड एज एन एक्सेस वैल्यू ऑफ असेट्स ओवर हिज लायबिलिटीज। विच ऑफ द बिलो इज नॉट ए कंपोनेंट ऑफ यूलिप प्रीमियम? यूलिप प्रीमियम में कौन कौन से कंपोनेंट होते हैं? तो देखिए सबसे पहले प्रीमियम या प्रीमियम एलोकेशन चार्जेस या पॉलिसी एलोकेशन चार्जेस। इसका मतलब क्या हुआ कि कोई प्रीमियम आएगा और उसके अंदर से कुछ चार्जेस हैं जो कि प्रीमियम को कैसे एलोकेट करना है या पॉलिसी में उसका एलोकेशन कैसे होगा वो चार्जेस, तो वो उसका इनबिल्ट कंपोनेंट है। इन्वेस्टमेंट रिस्क प्रीमियम, इन्वेस्टमेंट को रन करने के लिए उसमें किस तरह का रिस्क है उसका प्रीमियम, वो भी उसका कंपोनेंट है। फंड मैनेजमेंट चार्जेस भी बोलते हैं, तो फंड मैनेजमेंट जो चार्जेस उसको मैनेज करता है वो भी एफएमसी, वो भी उसका कंपोनेंट है। मोर्टेलिटी चार्जेस, कि एक मोर्टेलिटी का चांस है कि डेथ हो जाए या वो कोई मिसहैपनिंग हो जाए, तो वो ओवर एवरेज डेटा ऑफ सो मेनी इंडिविजुअल्स, तो मोर्टेलिटी चार्जेस भी उसका कंपोनेंट है। सोशल सिक्योरिटी चार्ज, ये किसी भी तरह का यूलिप में या ट्रेडिशनल या नॉन ट्रेडिशनल प्लान में ये किसी भी तरह का कंपोनेंट नहीं है, बिकॉज सोशल सिक्योरिटी चार्ज इज नॉट ए कंपोनेंट ऑफ यूलिप प्रीमियम्स एट ऑल। Life insurance companies may offer rebate to the buyer on premium that is payable on the basis of। देखिए जब हम यहाँ रिबेट की बात करते हैं तो हम यहाँ अब कमीशन की बात नहीं कर रहे। जब वहां पर हम कर रहे थे तो वो था जो एजेंट है वो अपने कमीशन में से कुछ पास कर देता था इन्वेस्टर को, जो कि अनएथिकल है, इलीगल है, उसको रिबेट बोलते थे। बट यहाँ पर रिबेट का क्या मतलब हुआ कि जो कैश कंपोनेंट है उसमें कुछ ज्यादा एडवांटेज मिलेंगे या उसका जो मोर्टेलिटी चार्ज है वो थोड़ा कम लगेगा। तो अगर सम एश्योर्ड चूजन बाय द बायर, इसका मतलब क्या होता है? अगर सम एश्योर्ड वो ज्यादा चूज करेगा तो उसका प्रीमियम में थोड़ा रिबेट मिल जाता है, उसका प्रीमियम कम होगा। फॉर एग्जांपल 10 लाख का ले रहा है तो उसका प्रीमियम सपोज एक्स आ रहा है, और अब वो 10 लाख की जगह अगर 1 करोड़ का सम एश्योर्ड ले रहा है तो उसका जो प्रीमियम आएगा उसका 10 गुना नहीं होगा, एक्स का 10x, उसका कुछ ना कुछ उसको रिबेट और डिस्काउंट मिलेगा जिसको हम डिस्काउंट बोलते हैं। अगर उसका एक सम एश्योर्ड अगर किसी थ्रेशोल्ड से ऊपर है तो उसको उस प्रीमियम पर कुछ ना कुछ डिस्काउंट मिल जाएगा। तो आइडियली क्या होना चाहिए था? अगर एक इंश्योर्ड है, अगर कोई एक्स का अगर 10 लाख रुपए का अगर कोई इंश्योरेंस ले रहा है तो मान लीजिए उसका प्रीमियम अमाउंट आता है एक्स, और मान लीजिए अगर वो 1 करोड़ लेता है इंस्टेड ऑफ 10 लाख तो उसका 10x नहीं आएगा, उसका प्रीमियम होगा कुछ 10x माइनस समथिंग, वही उसको रिबेट या डिस्काउंट बोलते हैं। तो ये डिपेंड करेगा किस पर? सम एश्योर्ड चूजन बाय द बायर। तो इसका मतलब है कि अगर सम एश्योर्ड जो बायर ले रहा है अगर वो किसी थ्रेशोल्ड से ऊपर है तो उसको थोड़ा डिस्काउंट मिलेगा प्रीमियम पर। तो दूसरे इसके जो ऑप्शन है, टाइम ऑफ द पॉलिसी चूजन बाय द बायर, दिस इज रॉन्ग। टर्म ऑफ द प्लान चूजन बाय द बायर, दिस इज रॉन्ग। मोड ऑफ पेमेंट कैश, चेक, कार्ड चूजन बाय द बायर, दिस इज आल्सो रॉन्ग। लाइफ इंश्योरेंस कंपनीज में ऑफर रिबेट ऑन द इंश्योर, ये तो मैंने आपको बता ही दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। इंटरेस्ट रेट्स आर वन ऑफ द इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स यूज्ड व्हाइल डिटरमाइनिंग द प्रीमियम, व्हिच ऑफ द बिलो स्टेटमेंट इज करेक्ट विद रिगार्ड्स टू इंटरेस्ट रेट? देखिए जब भी प्रीमियम को डिटरमाइन करते हैं तो इंटरेस्ट रेट एक बहुत मेजर कंपोनेंट होता है। अब इसके देखिए ऑप्शन कि कौन सा ऑप्शन इसमें करेक्ट है। लोअर द इंटरेस्ट रेट एज्यूम्ड लोअर द प्रीमियम, हायर द इंटरेस्ट रेट एज्यूम्ड हायर द प्रीमियम, हायर द इंटरेस्ट रेट एज्यूम्ड लोअर द प्रीमियम, इंटरेस्ट रेट्स आर नॉट अफेक्टिंग प्रीमियम्स। देखिए इसका ऑप्शन का आंसर हमारा जो थर्ड है सी, वो सही है। हायर द इंटरेस्ट रेट्स एज्यूम्ड लोअर द प्रीमियम। क्यों? क्योंकि मान लीजिए एक कंपनी है जो इंश्योरेंस कर रही है, अगर वो उसको लगता है कि जो वो उसके ऊपर अर्न करेगी वो हायर द इंटरेस्ट रेट एज्यूम्ड, कि आने वाले टाइम में वो अगर ज्यादा इंटरेस्ट कमाएगी तो वो अपने कस्टमर्स के लिए प्रीमियम को कम रखेगी। अगर उसको लगता है कि आने वाले टाइम में इंटरेस्ट रेट्स कम होंगे और वो ज्यादा पैसा नहीं कमा पाएगी तो वो उसको कवर करने के लिए अपने क्लाइंट से ज्यादा प्रीमियम चार्ज करेंगे। Hence, when the interest rates are high, insurance company reduces the premium, and when interest rates are low, they increases the premium. The reason is that insurance companies wants to take in as much money as possible in premium so that they can invest
the money at the higher rate of interest. Which of the below statement is correct? Business strain is difficulty faced by the companies in securing new business. Business strain arises at the end of policy term. Business strain arises because of excess premium. Business strain arises because of excess expenses at the new business stage. तो ऑप्शन इसका लास्ट है हमारे पास। तो देखिए बिजनेस स्ट्रेन का क्या मतलब होता है, जब कोई बिजनेस को नया बिजनेस स्टार्ट करते हैं तो इनिशियल बिजनेस को सेटअप करने में, उसकी इनकम जनरेट होने में टाइम लगता है और इनिशियल एक्सपेंसेस बहुत ज्यादा लग जाते हैं। तो जो इनिशियल उसके जो एक्सपेंसेस लगते हैं उसी में जो स्ट्रेन डेवलप होता है उसी को बोलते हैं बिजनेस स्ट्रेन विच अराइजेस बिकॉज ऑफ एक्सेस एक्सपेंसेस एट द न्यू बिजनेस स्टेज। तो दोस्तों आज तक की वीडियो में, आज की इस वीडियो में यहीं तक। देखते रहिए प्लीज। अगर आपको वीडियोस अच्छी लग रही हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। हम इसी तरह की सीरीज और वीडियोस आपकी लर्निंग्स के लिए, आपके फाइनेंशियल कैरियर्स के लिए लाते रहेंगे। तो थैंक यू अगेन वॉचिंग फॉर दिस वीडियोस एंड हैव अ नाइस डे गाइस।